नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की संसद 3 दिन से नहीं चल पा रही, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। अभी तक विपक्ष हंगामा करता था, सरकार से सवाल पूछता था, अडानी पर जांच की मांग कर रहा था, लेकिन अब बीजेपी के सांसद, मंत्री, नेता सब राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया, भारत के लोकतंत्र का अपमान किया, तो पहले तो संसद के अंदर आकर माफी मांगे, फिर देश की जनता से माफी मांगे। इतना ही नहीं, एक मंत्री ने तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कर दी। दूसरे सांसद ने उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग कर डाली। कांग्रेस पार्टी के देखते देखते मामला पूरी तरीके से पलट गया। कांग्रेस पार्टी अग्रेसिव खेलते खेलते अचानक डिफेंसिव पर आ गई। तो आज थोड़ा पैंतरा बदला। कांग्रेस विपक्ष के बाकी पार्टियों के नेताओं को साथ लेकर अडानी मामले की शिकायत ईडी से करने के लिए ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने के लिए निकली। मार्च तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मकसद पूरा हुआ कि नहीं, इसी पर है आज का कुरुक्षेत्र। मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ होंगे सुधांशु त्रिवेदी और संजय निरुपम जी। उससे पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट। राहुल गांधी ने करीब 15 दिन पहले भारत के लोकतंत्र पर जो बयान लंदन में दिया, उसकी गूंज एक बार फिर दिल्ली में सुनाई दी। राहुल गांधी आज ही दिल्ली लौटे हैं और उनका स्वागत बीजेपी ने उन पर कई तीखे सवाल दाग कर किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राहुल गांधी पर करारा हमला करते हुए कहा कि जिस देश ने गुलाम बनाया, राहुल गांधी उस देश से ही मदद भारत के मामलों में दखल देने के लिए मांग रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेश में जाकर देश का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग का भी समर्थन किया था। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी विरोध में राहुल गांधी देश विरोधी हो गए हैं। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर हमला हुआ तो कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब फ्रंट फुट पर आ गए। बीजेपी संसद में राहुल गांधी की माफी पर अड़ी है। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे खड़ी है और कह रही है कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोदी विरोध में राहुल गांधी भारत विरोधी बयान देने लगे हैं? राहुल गांधी देश प्रेमी हैं तो बीजेपी उन पर देश विरोधी होने का आरोप क्यों लगा रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे भारत का अपमान हुआ हो, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है, तो ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है? तो इसीलिए माफ़ी का सवाल नहीं। और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज़ में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी है।
तो आपने देखा दोनों तरफ से आरोप चल रहे हैं, लग रहे हैं। कई दिनों तक कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की, मामले को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की और यह मामला बहुत दिनों तक गूंजा भी। अचानक बीजेपी के हाथ राहुल गांधी की उस स्पीच का लगना और उसके बाद बीजेपी को इसको मुद्दा बनाना, जाहिर है बीजेपी के लिए एक हथियार का काम कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं। सुधांशु जी स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। संजय जी आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करना चाहते हैं सुधांशु जी, एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट की है अब से 1 घंटा पहले। इस तस्वीर के अंदर दिखाई देता है कि सामने से सांसद विपक्ष के आ रहे हैं, हाथ में बैनर है, उनके बैनर पर लिखा है ऑपोजिशन पार्टीज मार्च टू ईडी ऑन अडानी स्कैम, और सामने लगा है बैरिकेड, खड़ी है पुलिस और सीआरपी और उनको रोका जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने लिखा है मोदीज मशीनरी स्टैंडिंग अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मोदी की मशीनरी लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी हुई है। यही तो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। इस बात का मैं पहले तथ्यात्मक उत्तर देता हूं, फिर राजनीति की बात करूंगा। पहली बात, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाकर जो इन्होंने कहा उसके ऊपर जांच शुरू कर दी, तो अब हमारे प्रतिपक्षी लोग बताएं कि वो किस मामले में अपनी समझ, जांच या न्याय की समझ सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मानते हैं, कि वो कह रहे नहीं 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 नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की जांच होने के बावजूद जेपीसी होनी चाहिए। और कोई उदाहरण बता दें भारत के इतिहास में कि सर्वोच्च न्यायालय भी जांच कर रहा हो और जेपीसी भी जांच कर रहा हो। तीसरी बात, इनको आरोप है इस बात के ऊपर कि साहब ईडी पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, एलआईसी पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, एसबीआई पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मीडिया पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। सबके सबूत मान चुके हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आर्मी से सबूत दो, जांच करो। हमें नहीं पता कि वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये बालाकोट में उस सही सही बताओ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मेरे भाई, आपको भरोसा है किस पे? आपका भरोसा सबसे उठ गया है, इसीलिए जनता का भरोसा आपसे उठ गया है। हां, भरोसा किस पे है अब मैं आपको बताता हूं। जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, विदेश में कुछ केवल संसद सत्र से 4 या 5 दिन के अंतर में, विद इन ए सेम वीक, आप देखेंगे पिछले 4 संसद सत्रों से एक कोई रिपोर्ट विदेश में छपेगी और उसको लेके यहां बवाल शुरू होगा। किसान आंदोलन चल रहा था, ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट छपेगी ठीक संसद सत्र शुरू होने से पहले, और ये यहां पर उसके सुर में ताल मिलाना शुरू कर देंगे, उस पर भरोसा है। फिर अगला सत्र आया तो पेगासस को लेके एक रिपोर्ट छपेगी जी, ठीक संसद सत्र से पहले, उसको लेके बवाल मचाना शुरू कर देंगे। इस बार आया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपेगी और उसको लेके बवाल मचाना शुरू कर देंगे। सब पे भरोसा नहीं है, केवल विदेश पे भरोसा है। भारत के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, अमेरिका और इंग्लैंड के लोकतंत्र पे भरोसा है। उनसे कह रहे हैं लोकतंत्र और उसके संरक्षक जो हैं इंग्लैंड अमेरिका, वो इस पे चुप क्यों हैं, प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मैं, अब बहुत वरिष्ठ नेता है संजय जी, उनसे पूछा जाता हूं, यह अमेरिका और यूरोप की प्रतिक्रिया से तात्पर्य क्या था राहुल गांधी जी का? जरा ये आज जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए। संजय जी, मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है बीजेपी को, राहुल गांधी जी के बयान से ही मुद्दा मिला है इन्हें। देखिए, अपोजिशन की तरफ से और खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले सत्र का जो पहला हिस्सा था, तब से लगातार गौतम अडानी का जो पूरा कारोबार है, उस कारोबार को मदद करने में मोदी सरकार का क्या क्या हाथ रहा है, क्या क्या योगदान रहा है, ये मुद्दा लेकर खड़े। राहुल गांधी जी ने एक ज़बरदस्त स्पीच दिया था लोकसभा में, जिसमें कैसे गौतम अडानी की कंपनियों का ज़बरदस्त विकास हुआ है और बड़ा असामान्य तरीके से हुआ है। कैसे एक व्यक्ति कुछ 7-8 साल पहले पूरे दुनिया में 609वें नंबर का अमीर व्यक्ति था और मोदी सरकार आने के बाद वो पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बन जाता है। क्या ये सामान्य घटना है या क्रॉनिक कैपिटलिज्म का ये की उपज है? इस पर बहुत सारे उन्होंने सबूत भी दिए थे। जब पोर्ट बिकते हैं तो सीधे अडानी जी को मिल जाता है, जब एयरपोर्ट बिकते हैं तो सारे के सारे अडानी जी को मिल जाता है। तो ऐसे में इन विषयों की जांच होनी चाहिए और इन विषयों की अगर विस्तृत जांच होगी तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की कमेटी ही कर सकती है, बाकी किसी एजेंसी के ऊपर मतलब सवाल भरोसा का नहीं है। उनकी एक मर्यादा है, उनकी एक लिमिटेशन है। तो अभी सुधांशु जी ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अनाउंस की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी का टर्म्स एंड रेफरेंस है वो सेबी के कामकाज के ऊपर है।
गौतम अदानी के धंधे में जो एक अप्रत्याशित ढंग से जो उछाल आया है और जिसमें बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिख रहा है, बड़े पैमाने पर ऑफशोर कंपनियों के जरिए जो शेयर मार्केट में जो एक मैनिपुलेशन हुआ है जिसकी वजह से उनके शेयर के प्राइसेस बढ़े हैं, वो सारी चीज़ों की जांच ये नहीं कर पाएंगे, ये कमेटी नहीं कर पाएगी। इस पूरे प्रकरण की जांच सिर्फ जेपीसी करता है। और इस मांग को लेकर जब कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी तब उनको राहुल गांधी जी के स्पीच की याद आई और राहुल गांधी जी के स्पीच को लेकर के जो उनने अपने इंटरव्यू के दरमियान जो लंदन में कहा उसके ऊपर सवाल उठा रहे कि कोई राहुल गांधी जी ने कोई इतना बड़ा आपत्तिजनक कोई विषय नहीं रख दिया था। अब हमारे देश में एक परंपरा रही है कि जो अपोजिशन के लोग हैं जब वो विदेशों में जाते हैं तो देश में क्या चल रहा है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं स्थानीय लोगों से बातचीत या फिर स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में या स्थानीय सभाओं में या टाउन हॉल में, इस तरह का एक रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल मोदी जी भी जब गए हैं तो चाहे चाइना हो या अमेरिका हो या कनाडा हो या साउथ कोरिया हो या दोहा हो, इन जगहों पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस तरह की बातें कही हैं कि देखो पहले की जो सरकारें थी वो देश में गंदगी फैला रही थी और हमने उस गंदगी को साफ कर दिया। पहले की सरकारें जो सिर्फ कानून बनाने की बात करती थी, मैं कानून को रिपील कर रहा हूँ, पहले की सरकारें जब थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन से देश में हम पैदा हो गए, कौन से पिछले जन्म का कुकर्म किया था, पाप किया था जिसकी सजा हमको मिली। तो ये भी तो कहीं ना कहीं देश का अपमान था। अगर ये देश का अपमान नहीं था तो राहुल गांधी जी ने अगर आज कहा है कि मैं लोकसभा में संजय जी जो बातें आपने कही बिल्कुल ठीक हैं और विवाद इस बात पर हुआ भी नहीं। दरअसल ये भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत की संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, ये कोई राहुल गांधी पहली बार उन्होंने विदेश में कहा, ये बात ऐसी नहीं है, ये तो वो भारत में कई बार कह चुके हैं, ये बात उन्होंने बाहर भी कही, इस पर विवाद नहीं है। विवाद उनके उस वक्तव्य पर है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत में लोकतंत्र विलुप्त हो गया है और दिक्कत इस बात की है कि जो दुनिया में लोकतंत्र के रखवाले हैं, और फिर उन्होंने नाम लिया अमेरिका और यूरोप, वो इस पर खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। इससे ये विवाद उठा कि वो क्या चाहते हैं भारत के विषय में, अमेरिका और यूरोप से क्या चाहते हैं। सौरभ भाई जी, सौरभ भाई ऐसा है सौरभ भाई कि पूरी दुनिया की जो 1/3 पॉपुलेशन है ना वो हिंदुस्तान और चाइना में रहती है। चाइना में लोकतंत्र है नहीं, तो अगर पूरी दुनिया में लोकतंत्र का आदर्श स्थापित रखना है, लोकतंत्र के प्रतिमानों को टूटने नहीं देना है, तो हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार रहे और जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से काम करती रहें, ये पूरी दुनिया की चिंता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी दुनिया को बोलने के आप आइए हमारे मामलों में इंटरफेयर करिए। हाँ, यूरोप और अमेरिका जैसे देश जो कि लोकतंत्र का एक तरह से बहुत बड़े झंडा बरदार माने जाते हैं, जहाँ पर सिविल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत जोर दिया जाता है, जहाँ पर एक जुडिशियल जो वो है फ्रीडम है जबरदस्त तरीके से है, तो उन देशों को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसकी तरफ नजर रखनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आइए आप हमारे मामले में दखल दीजिए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने इन देशों से इंटरफेयर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन वे चाहते हैं कि वो ये देश कंसर्न रहे ना। नहीं भाई, इन देश देखो आज वसुधैव कुटुंबकम का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूरी दुनिया एक विलेज बन गई है, पूरी दुनिया का कारोबार एक दूसरे के साथ बगैर किसी सीमा, बगैर किसी मर्यादा के, बगैर किसी प्रतिबंध के हो रहा है। ऐसे में जब आप एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं और बड़ा बहुत सारे मतलब एक फास्ट ट्रैक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और तमाम जो एक बोलते हैं उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया एक हो गई है तो बाकी देशों को भी बाकी दुनिया में क्या हो रहा है सबको ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में भी अगर डेमोक्रेसी खतरे में आएगा तो कहीं ना कहीं भारत को रिफ्लेक्ट करने का पूरा अधिकार है। क्या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर भारत रिफ्लेक्ट नहीं करता? क्या बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पड़ोस में अगर कुछ गलत हो रहा है, हिंदुस्तान जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ नहीं चल रहा है और संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के एक बड़े नेता और मजबूत नेता होने अच्छा ठीक है राहुल गांधी जी को पूरा हक बोलने का। अब ये नहीं तय कर सकते कि दिल्ली में उन्होंने ये बोला है तो ये बात तो लंदन में नहीं बोल सकते। नहीं, दिल्ली और लंदन की बात नहीं है, बस जो बात कही जिस पर हम बात कर रहे हैं वो बात कहनी चाहिए। सौरभ एक मिनट जोड़ता हूं, सौरभ एक मिनट जोड़ता हूं, एक बात जोड़ देता हूं इसमें। आज मैं सुबह पंकज पचौरी का एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने ट्वीट किया कि जब वो बीबीसी में नौकरी करते थे तो वहां पर भी 90s में अडवाणी जी और अटल जी आया करते थे और वो भी अपने इंटरव्यू में कई बार हिंदुस्तान में क्या गलत हो रहा है उसके ऊपर अपनी बातें कहा करते थे। इसका मतलब अटल जी और अडवाणी जी देश विरोधी तो नहीं हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं को भारत का अपमान कर रहे हैं। तो विपक्ष के नेता इस प्रकार का रिफ्लेक्शन देते हैं, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर विदेशी दौरे पे तो होते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर उसके ठीक है संजय जी, मैं आपकी बात
बातों का सुधांशु जी से जवाब लूं, बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और मैं आपसे चाहता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल इंटरफेयर करने को नहीं कहा अमेरिका यूरोप को, बस ये कहा कि वो भी इस बारे में इस जागरूक रहें कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। आपने कहा कि हर देश को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो भी लोकतंत्र चाहता है। अब इसमें मान लीजिए आपने पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो रोज वहां पर खड़े होकर, जैसे पहले इमरान खान था, आज शहबाज शरीफ हैं, ये लोग रोज खड़े होकर भारत को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। भारत में ये हो रहा है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। तो क्या ऐसे लोगों को भी छूट है कि ये कुछ भी बोलते रहे? नहीं, ये मेरा कहने का आशय ये नहीं है। मेरा कहने का आशय ये है कि देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है, दोनों एक दूसरे से गडमगड है। और तो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को बदनाम करना मतलब उसका एक मेन एजेंडा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान जो कि हमारे पड़ोस में, जिससे हमारी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, वहां अगर कुछ गलत होता है तो क्या भारत चुप्पी साधे बैठा रहेगा? क्या भारत को रिफ्लेक्ट करने का अधिकार नहीं है? और अब अगर पाकिस्तान चाहता है कि इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो उसकी चिंता है। लेकिन बड़े देशों को, आसपास के देशों में अगर कुछ सही नहीं हो रहा है, अगर लग रहा है कि वहां पर कुछ जो चीजें लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, अगर नहीं हो तो कम से कम उस पर रिफ्लेक्ट करने का, आपने रिफ्लेक्ट शब्द कई बार इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगा सुधांशु जी जवाब दें। सुधांशु जी, इंटरफेयर करना। सुधांशु जी, देखिए, अभी संजय जी ने जो अपना पूरा वक्तव्य दिया, सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी अपनी सुविधा की राजनीति के अनुसार किस ढंग से जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य करती है, वह मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, इनके ही वाक्यों से ले रहा हूं, और इंटरनेशनल ट्रेड है, अब पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, अब हम अलग नहीं रह सकते। इन्होंने सबसे पहले व्यापार, ट्रेड और उसके संदर्भ, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा पूरी दुनिया एक हो गई, ग्लोबल विलेज। जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति भारत की है, सबसे कम महंगाई भारत में है, सबसे बेहतर ग्रोथ रेट भारत में है, आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का 2 हफ्ते पहले का इंटरव्यू है कि वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 2.9% होने वाली है अगले वर्ष, भारत की 6.1। तो भारत की, दुनिया की बात क्यों करते हो, भारत की बात करिए। जब हम कहते हैं G7 में सबसे कम महंगाई भारत में है, नहीं, दुनिया की बात क्यों करते हो, भारत की बात करिए। उसी इंग्लैंड में जहां से बैठ के ज्ञान दिया है राहुल गांधी जी ने, वहां महंगाई की दर 9.7% है, विकास की दर 5.7%, यानी महंगाई भारत से लगभग दुगनी है, विकास की दर भारत से कम है। राहुल गांधी जी के ससुराल में विकास की दर है 3.9%, महंगाई की दर है 12.5%। नहीं, वो दुनिया की बात मत करिए यहां। मगर जब डेमोक्रेसी की बात आए तो पूरी दुनिया से जुड़े हुए रहना चाहिए, और उन्हें क्यों नहीं रिएक्ट करना चाहिए। ये लोकतंत्र के रखवाले जिन देशों की आपने बात कही, अगर इतनी श्रद्धा कांग्रेस के मन में उन देशों के लिए है कि उन्हें वो लोकतंत्र का रखवाला मानते हैं, तो कुछ उन्हीं से सीख लेते। अभी पिछले साल की तो बात है, जब अमन जवाहिरी को मारा अमेरिकन फौजों ने, कितने विपक्षी दलों ने कहा कि हमें उसका सबूत दिखाइए, कितनों ने कहा अमन जवाहिरी का शव दिखाइए। उसामा बिन लादेन को मारा गया, कितने कांग्रेस, बताइए, वहां यूएस कांग्रेस में लोगों ने बात को उठाया कि हमें सबूत चाहिए, हमें यह चाहिए, उसका तो शव दिखाई नहीं, सुपुर्दे खाक कब कर दिया गया। किसी ने नहीं कहा, कुछ तो सीख लेते उनसे। 9/11 के बाद खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा को हालात का मारा कह के कितने लोगों ने आके टीवी पे डिबेट किया, कुछ वही सीख लेते उनसे। मगर सीखना हर जगह से बुराई है, वो चाहे पाकिस्तान से सीखना हो या अमेरिका से सीखना हो। अब मैं इस पे आता हूं, अडानी वाले विषय के ऊपर जो टेक्निकल कहा था। कांग्रेस पार्टी आके ऑफिशियल स्टैंड लेती है कि अडानी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, शेल कंपनियां हैं, बाहर से आए हैं। मगर मुझे आश्चर्य लगता, पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा पावर का कॉन्ट्रैक्ट यदि अडानी ग्रुप को मिला है तो राजस्थान में मिला है 60,000 करोड़ रुपए का, और उसके लिए राजस्थान की सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। बड़ी आश्चर्य की बात है। यदि आपकी पार्टी का दिल्ली में स्टैंड है तो ऐसी भ्रष्ट कंपनी को क्यों दे रखा भाई? कैंसिल कर दीजिए या जांच कर दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी जांच कर रही है वह रिकमेंड कर दीजिए। माइंस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में दिया है, कैंसिल कर दीजिए, जांच कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड कर दीजिए। अब आइए आप साहब, सबसे बड़ा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पहले संजय निरुपम जी स्वयं महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने दिया था, चलिए वो तो चली गई। मगर उसके बाद अभी हाल के कुछ महीनों में दिया केरल की सरकार ने, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, जो कांग्रेस वालों के लिए सम्माननीय, आदरणीय, अभिनंदनीय और बाकी लोगों के लिए निंदनीय है। वहां पे सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्यों नहीं कैंसिल करे? वहां तो कांग्रेस विपक्ष में है, कम से कम कम्युनिस्ट सरकार से मांग करे।
कि भाई ऐसी भ्रष्ट कंपनी को आपने क्यों दे रखा है, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, क्यों नहीं जांच कर रहे, कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है, केवल आके यहां पे हल्ला मचाना है। यह बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है, ना अडानी से मतलब, ना इंग्लैंड अमेरिका से मतलब, ना तथ्य से मतलब, ना देश के हाल से मतलब, केवल मोदी जी के प्रति घृणा में, वैमनस्य में जाकर भारत के प्रति। एक छोटा रिप्लाई संजय निरुपम जी आपका, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा सुधांशु जी, और वो मूल प्रश्न का जवाब भी दे चुके हैं कि राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसे आप देश विरोधी बता रहे हैं। उस पर आगे और बात करेंगे। संजय जी, देखिए ऐसा है, गौतम अडानी, सौरभ इनकी सुधांशु जी की बात समझी जाए तो बहुत ही साफ सुथरे किस्म के बिजनेसमैन है। सुधांशु जी का ये कहना है, वो कहीं से भी करप्शन नहीं किया है, कोई स्कैम नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, और केंद्र सरकार ने उनको किसी प्रकार की अनावश्यक तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से कोई मदद नहीं की। LIC का जो उनको शेयर प्लेस करने के अगेंस्ट जो पैसे मिले उसके लिए सरकार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं थी। SBI ने जो उनको पैसे दिए उनके शेयर खरीदने के लिए, और तो उसमें भी सरकार की कोई मान लिया जाए कि सब सही बोल रहे हैं, तो फिर जांच कराने में दिक्कत क्या है सर? भाई SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और LIC हिंदुस्तान की दो बड़ी वित्तीय संस्थाएं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब एकमात्र भी कह सकते हैं सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, जिसमें 35 करोड़ पॉलिसी धारक हैं, और स्टेट बैंक तो पता नहीं कितने लाख करोड़ का भी हो गया है। बहुत पहले तो बहुत कुछ लाख करोड़ का, तभी तो डेली सुनता हूँ 36 लाख करोड़ का इसका एसेट। इतनी बड़ी वित्तीय संस्थाओं का पैसा डूब रहा है, निगेटिव हो रहा है इन्वेस्टमेंट, और तब आप कहते हैं कि विपक्ष के सांसदों को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए और संसद में इसका कोई इसकी प्रतिध्वनि नहीं होनी चाहिए, संसद में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अन्यायपूर्ण बात है। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार ने उनको पावर प्रोजेक्ट दिया, कम्युनिस्ट सरकार ने पावर प्रोजेक्ट दिया, और आप कहते हैं सब सही है, तो हमारी इतनी से तो मांगे कि भाई पार्लियामेंट की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई और पूरे प्रकरण की जांच करी कि सचमुच LIC ने जो पैसा दिया क्या वो सही इन्वेस्टमेंट है, गुड इन्वेस्टमेंट है। SBI ने जो पैसा दिया है इनको, अदानी की कंपनियों को, क्या वो सही इन्वेस्टमेंट है? अगर JPC बनाने की एक मांग पर विपक्ष कितने दिनों से अड़ी खड़ा है, तो सरकार को बड़ा दिल करके JPC के लिए लागू करना। वैसे भी JPC में इनकी ही बहुमत होगी, इनका ही चेयरमैन होगा, तो कौन सा लग रहा है JPC से निकलकर कोई इतना कुछ आ जाएगा जो कि BJP या फिर पूरी सरकार डरी हुई लग रही है। तो मुझे लगता है डर निकालिए, और जब आपने कोई पाप नहीं किया है तो और कोई गलती नहीं की है, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, और इसके लिए ठीक है संजय जी, एक ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा, कोई भी फोरम नहीं हो सकता। संजय निरुपम जी, जिस JPC की मांग कर रहे हैं वो संसदीय प्रणाली के तहत जाकर बनेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी राहुल गांधी से संसद के अपमान करने के लिए संसद में आकर माफी मांगने की बात कर रही है, उसके लिए भी संसद चलानी पड़ेगी, और दिक्कत की बात यह है कि संसद ही चल नहीं रही है। ब्रेक से पहले राहुल गांधी के जिस बयान को लेकर खूब हंगामा है, उस पर संजय निरुपम ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें देश का अपमान हुआ हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दूसरे मुल्क भारत में आकर इंटरफेयर करें, दखलंदाजी करें भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनको वो रिफ्लेक्ट जरूर करें या वो कंसर्न जरूर होने चाहिए भारत में जो लोकतंत्र की दशा है उसे लेकर। बात अडानी के मुद्दे पर हुई, जांच की हुई। सुधांशु जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कमेटी भी जांच करे और JPC भी जांच करे। बहरहाल इन दोनों ही विषयों में संसद की कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वही कार्रवाई आगे नहीं हो पा रही है। सुधांशु जी से मेरा सवाल है, अभी तक विपक्ष हंगामा करता था, आप आरोप लगाते थे कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, अब हम देख रहे हैं राहुल गांधी से माफी मंगवाने की मांग को लेकर के BJP के सांसद जो हैं वो खूब सदन के अंदर हंगामा करते हैं, पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं। सुधांशु जी, देखिए इन्होंने तो हमारी बात का जवाब नहीं दिया, मगर मैं सौरभ जी आपकी भी बात का जवाब दूंगा, इनकी बात का भी जवाब दूंगा, और राहुल गांधी की भी बात। इन्होंने अडानी वाला विषय उठाया, देखिए इन्हीं के वाक्य से ले रहा हूं, आजकल कोई भी जाके देख सकता है। इन्होंने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल ने दे दिया, आपको लगता है कि सब ठीक है। अरे कितना आपका विचित्र बयान है मान्यवर, दिया आपकी सरकारों ने, हमसे कह रहे हमें लग रहा ठीक है। यह तो रिफ्लेक्शन आप पर है कि आपके 3 मुख्यमंत्रियों को लगता है सब कुछ ठीक है, मगर यहां दिल्ली में आके प्रवक्ताओं और सांसदों को लगता गलत है। वो भी बता देता हूं, पहला प्रोजेक्ट किसने दिया? राजीव गांधी जी ने, वो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नियमानुसार था। पहला पोर्ट किसने दिया? मुंद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव ने, वो भी बिल्कुल नियमानुसार सही था। मनमोहन सिंह सरकार ने 15 साल का
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट दिया 2007-8 में 12% एश्योर रिटर्न के साथ, वो भी नियमानुसार सही था। आपके 3 प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री दें, सब कुछ सही है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो न सेबी सही है, न SBI सही है, न LIC सही है। फिर भी मैं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर कांग्रेस के मित्रों से कहता हूं, आपने शब्द प्रयोग किया डूब गया, तो ऐसे लोग दिखाइए जिनका LIC में की पॉलिसी कंप्लीट हो गई, उन्हें पैसा नहीं मिला। आप जाके RTI से निकलवा लीजिए ना कि कितना % पैसा लगाया हुआ है LIC ने अडानी में, और कितनी कंपनियों में लगाया है। जैसे सिर्फ अडानी में 200 से अधिक कंपनियों में लगाया है, एक्सपोजर 1% से कम है। इसीलिए झूठ के आधार के ऊपर एक आधार खड़ा करना, अपने राज्यों में कुछ और करना, दिल्ली में कुछ और करना, यह सदैव से फितरत रही है। अब आता हूं लोकतंत्र वाली बात के ऊपर। मैं पहले ही अपने वक्तव्य में बोल चुका था सौरभ जी कि लोकतंत्र के रखवाले अमेरिका और यूरोप चुप क्यों हैं, इस पर मुझे आश्चर्य है, और प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। वो पार्टी जो कहती मैंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, जो कहती हमने अंग्रेजों से लड़ा, आज तो वैसे अंग्रेजों के साथ खड़े होकर, यानी BBC हिंडनबर्ग के साथ खड़े होकर भारत सरकार से लड़ रही, वो कह रही प्रतिक्रिया देने में कोई अर्थ नहीं। भाई कौन होता भाई वो बाहर का देश प्रतिक्रिया देने वाला? हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया देगा वो, और उसकी प्रतिक्रिया से क्या फर्क पड़ने वाला है? आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया से? आप अपेक्षा करते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया से भारत सरकार को प्रभावित होना चाहिए, अपने निर्णयों को लेना चाहिए? यही तो मेरा सवाल था। फिर क्या उल्टा सीधा नहीं है इस बयान में? अब मैं कहता हूं चलो मोदी सरकार से बहुत घृणा है, भारत की वर्तमान सरकार के लिए आप शब्द बोलने हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, जो पहली बात संजय जी ने कही थी वो मैं बता देना चाहता हूं। आज सिर्फ दुनिया में 30% आबादी है जो स्थायी लोकतंत्र के अंडर में, उसमें 16% भारत है। यानी भारत को हटा दें, दुनिया में सिर्फ 14% आबादी रह जाएगी। लोकतंत्र के रखवाले हम हैं, अमेरिका और यूरोप नहीं है, और हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अरे ये भी तो बोलना चाहिए कि इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा या 1215 में, हमारे यहां भगवान वासवन्ना के कर्नाटक में अनुभव मंडपम 11वीं शताब्दी से चल रहे थे। यह बोलना चाहिए था कभी कि हमारे यहां विश्व का पहला गणराज्य, वैशाली का गणराज्य 2500 वर्ष पहले से था। यह बोलना चाहिए था कि वेदों में सभा, समिति, विदत और गण में बैठ के चर्चा होती थी। लोकसभा, राज्यसभा, ये वर्ड वहीं से आया है। कभी राहुल गांधी ने जिंदगी में बोला है ये? यही कह देते हैं इतना महान देश था, उसमें लोकतंत्र आज कम हो रहा है। बोला है कांग्रेस के नेताओं ने, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला है, नरसिम्हा राव ने बोला है, मगर राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला है, क्योंकि न भारतीयता का ज्ञान है, न भारतीयता के प्रति गर्व है। सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से घृणा में चलिए इतिहास का ना बोला हो, लेकिन वो ये तो कह ही रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत रखना जरूरी है, वो करने के लिए तैयार। सुधांशु जी वो ये तो कह ही रहे हैं कि यहां का लोकतंत्र अक्षुण्ण रखना जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, तो मैं इसका भी जवाब देता हूं। आज की समस्या जानते हैं क्या सौरभ जी? लोकतंत्र नहीं खतरे में, राजतंत्र खतरे में है। जिन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों को अपने परिवार की जागीर बना लिया था, अभी सिर्फ मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, और खूब भरमार की थी भ्रष्टाचार की। देखिए उत्तर से दक्षिण तक 2019 के चुनाव में जनता ने क्या जनादेश दिया था। कश्मीर में जो दोनों परिवार थे उनके अलंबरदार चुनाव हार गए थे, महबूबा जी चुनाव हार गई थी। आइए पंजाब में अकाली दल के लोग चुनाव हारे, हरियाणा में हुड्डा जी के परिवार के दोनों लोग चुनाव हारे, राजस्थान में गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पत्नी चुनाव हारी, बिहार में लालू जी की बेटी चुनाव हारी। आइए आंध्र प्रदेश में TDP में, दोनों में, मतलब KCR की बेटी कविता जी भी चुनाव हारी, और चंद्रबाबू नायडू के बेटे चुनाव हारे, देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे, और परिवारवाद के सबसे बड़े पुरोधा राहुल गांधी जी अपना चुनाव हारे। मैंने उत्तर से दक्षिण तक जनता का मनोभाव बता दिया। यह राजतंत्र खतरे में है, जिन्होंने लोकतंत्र का छलावा लेकर राजतंत्र बना रखा था, और राजतंत्र के नाम पे अपने अपने परिवार की संपत्तियां बढ़ाई थी। जनता आपने कहा कि खतरे में लोकतंत्र नहीं, वो सारे के इन परिवारों का राजतंत्र है। स्मृति ईरानी जी ने भी आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है। संजय निरुपम जी, देखिए 3 बातें मुझे कहनी है। पहली बात तो आपकी जो हेडलाइन है और जिसको आगे बढ़ाते हुए सुधांशु जी ने राहुल गांधी की भारतीयता के ऊपर सवाल उठाया है, कृपया करके इतना ज्यादती मत करिए। राहुल गांधी जिनके पिता इस देश के लिए शहीद हो गए, राहुल गांधी जिनकी दादी इस देश के लिए शहीद हुई, राहुल गांधी जी के परिवार ने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके देश प्रेम और देशभक्ति के ऊपर सवाल अगर कोई खड़ा करता है तो मुझे लगता है कि वो
मैं क्या कहूं, बेवकूफ़ कहूं, पागल कहूं, क्या कहूं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कुछ ऐसा मामला है कि मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक बात है। तो राहुल गांधी के भारतीय होने पर गर्व नहीं है, ऐसा कहकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं। रह गई बात भारत, मैं इतना जोड़ दूं आपके लिए संजय जी, ये बात एक केंद्रीय मंत्री ने कही है कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। बताइए, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जिस व्यक्ति के पूरे खानदान ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उसको देशद्रोही बता दो। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें कहने से पहले। रह गई बात अब राहुल गांधी, ये दूसरा विषय क्या था आपका, ये हो गया, और उसके बाद अचानक आपने बीच में टोका और बड़े अच्छे ढंग से राहुल गांधी के बयान के ऊपर बोल रहे थे राजतंत्र खतरे, वो बता रहे थे परिवार के कितने लोग परिवार की राजनीति करने वाले हारे। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले लोकतांत्रिक परंपराओं की बात करता हूं, यही तो राहुल गांधी की चिंता है। हिंदुस्तान लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंडा बरदार रहा है। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपराएं हजारों साल पुरानी। अब आप कह रहे कि इनने कभी ये क्यों नहीं बोला कि वैशाली में पहला गणतंत्र आया था? ठीक है साहब, नहीं बोला, लेकिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर के वो चिंतित हैं, अपने आप में बहुत बड़ा विचार है ये। और जब वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसका रिफ्लेक्शन हो सकता है, पूरी दुनिया में एक तरह से इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र बिगड़ गया या खतरे में आ गया या खराब दौर में चला गया, तो मुझे लगता है कि इस बात को आज की सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ करके राहुल गांधी के साथ बैठना चाहिए कि राहुल जी आइए, आपने चिंता व्यक्त की है, क्या क्या करना चाहिए बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र है तभी तक हम लोग हैं। जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक हमको आजादी रहेगी अपनी बात रखने की, और इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे लाखों लोगों ने अपने जान न्यौछावर की है, शहादत दी है, बलिदान दिया है। तो ऐसे लोकतंत्र की रक्षा करने की चिंता राहुल गांधी के लिए है। अब रह गई बात भ्रष्टाचार की। अब भारतीय जनता पार्टी के साथी कम से कम भ्रष्टाचार के ऊपर प्रवचन न दे तो मुझे बड़ी मेहरबानी होगी। जो व्यक्ति कल तक भ्रष्टाचारी होता है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, वो दूध का धूला होता है। अपने असम के मुख्यमंत्री का किस्सा हम सुन रहे हैं, मुकुल राय जी का किस्सा सुने, यहाँ नारायण राणे जी का किस्सा सुने, अभी कविता जी के बारे में चल रही है। कविता जिस दिन बीजेपी में आएगी वो सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिस दिन तेजस्वी यादव, लालू यादव बीजेपी से हाथ मिला लेंगे उस दिन सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारे हमारे वो ईमानदार हो जाएंगे। तो आप जो ईडी या फिर भ्रष्टाचार को लेकर जो सिलेक्टिव अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जो मेरे साथ है वो ईमानदार है, जो मेरे साथ नहीं है वो सब भ्रष्ट हैं, ये अप्रोच भी हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपको मतलब आपके ऊपर, आपके पूरे आचरण के ऊपर हिंदुस्तान की जनता बहुत सवालिया निगाह से देख रही है। आप इतना याद रखिए, 16 विपक्षी दलों के 200 सांसद ईडी के पास जा रहे हैं। क्या कह रहे थे कि साहब ये सारे पेपर्स हैं अडानी उद्योग समूह के कामकाज के बारे में, और इस तरह की एक जो शेल कंपनीज का किस्सा है या फिर उनके भाई जो दुबई बेस्ड हैं वो किस तरीके से इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए हैं, ये सारे मामलों की जांच आप करिए। तो ईडी छोटे छोटे मामलों में, जिन मामलों में से कुछ निकल के नहीं आता, 5000 केसेस ईडी ने रजिस्टर किए, जिसमें से 23 मामले में ईडी अब तक कन्विक्ट कर पाया है। और कई मामले तो जो ईडी चला रही थी, जैसे ही वो व्यक्ति बीजेपी में आ जाता है ईडी में केस क्लोज हो जाता है। तो ऐसे में जो ईडी का दुरुपयोग आप कर रहे हैं वो हमारा सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि हमको ईडी पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं, जी नहीं, निर्वाचन आयोग का कामकाज जिस तरीके से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर हमारी आपत्ति है। ईडी को जिस तरीके से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर हमारी आपत्ति है। सीबीआई को जिस तरीके से आपने अपने घर की जागीर बना रखा है इस पर हमारी आपत्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई एक संस्था पर हमको कोई शक है या फिर ईडी नाम की एक संस्था, ईडी बनाया हम लोगों ने। संजय जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इस पर आप जो भी कहेंगे आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कहेंगे। जहां तक एजेंसियों का सवाल है, हमारे देश में जो भी सत्ता में रहा है एजेंसियों का उसने जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल किया है। आज आप इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सीबीआई पिंजरे का तोता है। कितनी बार, अभी तो ये क्लीशे हो गया इस बात को याद दिलाना बार बार कि किसने कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता है। इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर कैसा दबाव डाला जाता था, कौन कहां फोन ले जाकर के सुना करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ये तमाम बातें कही जाती रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके इनके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें आज ही शुरू हुई हैं, ये होती रही हैं इस देश के अंदर पहले से। ये सच है या नहीं? अच्छा ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया आपने।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी खुल के कहने के लिए तैयार है कि चूंकि आपने ईडी या सीबीआई का बहुत दुरुपयोग किया, इसलिए आपसे प्रेरणा लेते हुए हम भी दुरुपयोग कर रहे हैं? कह दे, स्वीकार कर ले। मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, और वो एक क्लीशे सचमुच हो गया था। उसके ऊपर सीबीआई के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी हुई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रवक्ता जो हमारे सुधांशु जी यहां बैठे हुए हैं स्वीकार करें कि चूंकि आपने दुरुपयोग किया था और लगातार किया था, इसलिए अब हम भी दुरुपयोग करेंगे, इसका हमारे पास जन्मसिद्ध अधिकार है, या हम आपसे प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं? क्या ऐसा कह रही है बीजेपी? क्या बीजेपी तो कह रही है कि नहीं, ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ढंग से काम कर रही है। और ईडी अगर सब कुछ अच्छा कर रही है तो 200 सांसद जा रहे हैं कागज पत्तर लेकर के, उनको आप बीच रास्ते पे रोक दे रहे हैं और एमपीज को जाने नहीं दे रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट से बाहर निकले और वहीं पे रोक दिया जाता है। ये कहने के आप मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का, ईडी पर ही जवाब लेता हूं, क्योंकि आज आपके 200 सांसद जो विपक्ष के ईडी की तरफ कर तरीके से, मैं ईडी पर ही जवाब लेता हूं। संजय जी, सुधांशु जी, जवाब दीजिएगा आप कि क्या जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया, प्रेरणा लेके आप और उससे और कई गुना करना चाहते हैं? ईडी ने पिछले यूपीए के 10 साल में की 112 रेड कुल, और पिछले 9 साल के अंदर रेड हो चुकी है 3010। कहां 112 और कहां 3010? दूसरा आंकड़ा, पिछले 10 साल के अंदर, बल्कि जब से ईडी बनी है तब से अब तक टोटल केसेस रजिस्टर्ड 5422, और उनमें से केसेस रजिस्टर्ड इन लास्ट 10 ईयर्स 3985। मतलब मोटा मोटा कुल 5500 में से 4000 रजिस्टर किए गए मोदी सरकार के अंडर। ये ईडी इतनी एक्टिव हो गई आपके अंडर आते ही। ये भी बता दीजिए ना, ईडी कब बनी थी? जब 10 साल बोल रहे हैं, कितने साल पहले बनी थी, ये भी तो दर्शकों के सामने बता दीजिए। क्या वो 50 साल से काम कर रही है? क्या बने हुए भी तो 20 साल नहीं हुए, ये भी तो बताएं। ये इनका कार्यकाल और आपका कार्यकाल, दो का कंपैरिजन तो है ही सामने। अब मैं इनका क्रमवार उत्तर देता हूं। कम भारतीय जनता पार्टी लंबा वक्तव्य दिया, अब मान्यवर आप बोल चुके, तो अब मैं बोल दूं। मैंने बिल्कुल शांति से आपका लंबा वक्तव्य सुना। ठीक है, अच्छा, जोड़ लीजिए। मैं ईडी कब बना और क्या हुआ, ये सब इतिहास में आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। आपको ऐतिहासिक साक्ष्य देने में और ऐतिहासिक सबूत देने में बड़ा मजा आता है। लेकिन फेरा को बनाया गया फेमा, और उसके बाद एक कड़ा कानून जो पीएमएलए बना है, वो हम लोगों ने ही बना के दिया। और हम अगर करप्शन करने वाले होते और हम अपना करप्शन छुपाने वाले होते तो पीएमएलए जैसा कानून नहीं बनता। और जहाँ तक मुझे हल्का सा याद है कि उस समय अरुण जेटली जी हुआ करते थे राज्यसभा में, और शायद उनने उस समय पीएमएलए के ऊपर ऑब्जेक्शन भी लिया था कि ये जो कानून आप बना रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होगा। ठीक है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त की। आज उसी ईडी का पीएमएलए के जरिए दुरुपयोग। संजय जी, मैं जवाब ले लूं क्योंकि समय कम रह जाएगा फिर चर्चा के लिए। ईडी का जो ईडी के जो, जी बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। देखिए, अब मैं अपनी बात करूं। देखिए, इनका क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले तो भावातिरेक में देखिए, इन्होंने कहा कि 3 परिवार के 3 लोगों में ने इसके लिए, देश के लिए शहादत दी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसी परिवार के 3 लोग प्रधानमंत्री भी तो रहे हैं, और 3 लोगों को भारत रत्न भी तो मिला है। बताइए, कोई भारत में परिवार है जिसके 3 लोग प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न मिला? और तीनों को उन्हीं की सरकार ने दिया है। और उनमें से 2 ऐसे हैं, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपने द्वारा गठित कमेटी, अपनी अध्यक्षता में अपने को भारत रत्न दिया है। नहीं, तो देश के लिए ये गलत उन्होंने जितना किया है उतना प्राप्त भी कर लिया है। ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ही दोनों को अपनी अपनी सरकारों में मिला है। नेहरू जी को अपनी सरकार में मिला, इंदिरा जी को अपनी सरकार। कह रहे हर प्रधानमंत्री को शहीद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं हो जाना चाहिए। ये क्या जी नहीं, मैं ये कह रहा, देखिए डिस्टर्ब मत करिए। क्या तर्क दे रहे हैं? आपने सब बातें बोलने की बात कही, पागल हैं ये सब है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, मैं सिर्फ यथार्थ बोल रहा हूं। अपनी अध्यक्षता में, अपनी सरकार में अपने को भारत रत्न दिया। और शहीद की बात मैं कहता हूं, एक कांग्रेस का अध्यक्ष लेवल का नेता बताइए स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ हो? चुनौती से पूछता हूं। एक बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो, एक बताइए जो फांसी पे चढ़ा हो, एक बताइए जिसको काला पानी हुई हो। और लाला लाजपत राय जी के अलावा, सामान्य कार्यकर्ता, छोटे पदाधिकारियों की बात, लाला लाजपत राय जी के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठी भी पड़ी हो। ठीक है, इसलिए सारे देश को पता है किसने क्या किया। वो अब आते हैं आज की डेट के ऊपर, ईडी और अन्य चीजों के ऊपर। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं पहले वक्त में ही कह चुका हूं, जितनी भी पार्टियां आज आरोप लगा रही हैं हमारे ऊपर, क्या कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के ऊपर
नेशनल हेराल्ड का केस है, ये कब दायर हुआ? अक्टूबर 2013। हमारी सरकार नहीं थी। किसने दायर किया? दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका के तहत दायर हुआ, जिसमें आज दोनों ही इनके प्रमुख नेता राहुल जी और सोनिया जी जमानत के ऊपर, आरोप हमारे ऊपर है। अब आप बताइए, जो दुरुपयोग की बात है जानते क्या होती है? वो केस पैरेट तो कहा था, मगर किस संदर्भ में कहा था ये बताइए। कोयला घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सीबीआई से कि आप जो हमें हलफनामा देंगे वो कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं देखेगा। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि किसी ने नहीं देखा, पर सीबीआई ने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बुला के देखा था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। और किसी को साथ में लेके मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, एक नेता बताइए जो हमारे साथ आया हो और हमने उसका केस बंद कर दिया हो। आपके साथ हुआ 2G घोटाले में, जो पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जब टेबल नहीं हो पाई, जिन 3 दलों ने टेबल नहीं होने दिया, सपा, बसपा और डीएमके, तीनों के केस एक हफ्ते में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। जी सुधांशु, और विचार आपका बदलता मान्यवर हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर, जिस वाटर घोटाले की आप बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं था। वो दूसरी पार्टी में चले गए तो घोटाला हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो स्कैम था या नहीं? अगर स्कैम ही नहीं था तो आज क्या बोल रहे हैं? स्कैम था तो अपने किन किन नेताओं पर इन्होंने कार्रवाई की? और आज उस जमाने के जो पूर्व मंत्री हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? कुछ नहीं। स्टैंड स्वयं चेंज करते हैं। हां, हमें यदि शक था तो हमने जो जांच शुरू की है, किसी की ना जांच क्लोजर रिपोर्ट लगी है, ना किसी का केस विड्रॉ हुआ है, ना किसी का केस हमने खत्म किया है। ये हमारी और इनकी दोनों में अंतर है। और तीसरी मैं बता रहा हूं, समय बिल्कुल नहीं सुधांशु जी। ईडी के पास पॉलिटिकल पार्टी जाएगी कि जांच करिए। एक तरफ कहते हैं कि ईडी सरकार के पास में, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दे रहे हो भाई? उस पर भरोसा नहीं, आप कह रहे ईडी भरोसा है। एक तरफ कहते हैं ईडी सरकार की कठपुतली है, 200 सांसद जाके ईडी को ही देंगे। चलिए, ये सारा का सारा थिएट्रिक्स है। चलिए सुधांशु जी, बॉस बीच में को रोका मैंने आपको, सुबह बिल्कुल नहीं था। बहुत सबसे सक्षम संस्था ईडी को बना दिया। बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी, संजय अनुपम साहब बात जोड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।